उसके बारे में बात करूंगा। और आपको ये गारंटी दे दूंगा कि जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिनियम अधिनियम 2005 के तहत जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस तरह और कैसे वो हल होंगे और किस तरह वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 40 में से 30 प्रश्नों को तो मैं निश्चित ही आपको बताऊंगा, इसमें से ही मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हमको कैसे पकड़ना है, याद कैसे रखना है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। जब उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों तो हम यह जानेंगे कि इसका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है इसमें, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा चीज़ उठाते रहेंगे जो हमें जानकारी दे और आगे चलता रहे दोस्तों। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपको ये देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य कुलाधिसचिव सचिव उत्तर प्रदेश राज्य का गणराज्य विश्वविद्यालय का मुख्य कुलपति होगा। समझ गए दोस्तों। और विश्वविद्यालय के अधिकारी, कितने अधिकारी होते हैं विश्वविद्यालय में, आपको ये भी जानना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने अधिकारी आपके विश्वविद्यालय में हैं, क्योंकि यही आने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नंबर 1 कुलपति होता है, नंबर 2 कुलाधिपति होता है, दूसरा नंबर होता है कुलपति, नंबर 3 होता है प्रतिकुलपति, नंबर 4 होता है कार्यों के संकायाध्यक्ष, और नंबर 4 होता है कुल सचिव दोस्तों। कुल सचिव होता है। और नंबर नंबर 5 की बात करेंगे, नंबर 6 की बात करेंगे तो नंबर 6 वित्त अधिकारी, नंबर 6 होता है वित्त अधिकारी। और नंबर 7 होता है ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाते हैं। समझ गए दोस्तों, ये होती है उनके अधिकारी। अब हम ये जानेंगे कि इसका किसका क्या कार्य रहता है, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि कुलाधिपति, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय कम है और आप लोगों को बहुत कुछ जानना बाकी है और हमें बहुत कुछ बताना भी बाकी है दोस्तों। कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। यानी कि कुलाध्यक्ष द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और कुछ नियमों के द्वारा की जाती है। वो कौन से नियम हैं? जो नियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 में लिखे गए हैं, लेकिन हमको उन्हें नहीं पकड़ना है। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को पकड़ना है। नंबर 2 कुलाधिपति अपने पदाधिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के संक्षिप्त समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है कि अगर कुलपति नहीं है, कुलाधिपति नहीं है तो कौन करेगा, या है तो वो क्या कर सकता है। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि कुलाधिपति अपने पदाधिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा। ठीक है दोस्तों, प्रधान होगा यदि वह उपस्थित है तो। यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए
आयोजित विश्वविद्यालय के संक्षिप्त समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। यानी जो भी कार्य होंगे उसकी अध्यक्षता कुलाधिपति ही करेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कुलपति। कुलपति क्या करता है? अब ये देखते हैं कि कुलपति क्या करता है। कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबंधों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कुलपति की नियुक्ति किस आधार पर की जा सकती है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे संबंधों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। यानी जो परिनियमों द्वारा विहित यानी कि होगा, यानी कि बताया जाएगा, उन्हीं के नियमों द्वारा होगी। इनकी नियुक्ति कुलाध्यक्ष करेगा। कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष करेगा। उसके बाद ये दूसरा भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकालों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपको क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि कुलपति क्या करता है, इसके अंदर में क्या होता है या किस लिए रखा जाता है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये आप जरूर से पढ़ लीजिए। फिर से एक बार, कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक होगा। प्रधान कार्यपालक का मतलब मेन हेड जो होगा वो कुलपति ही होगा, जो कि शैक्षणिक अधिकारी होगा। यानी पूरा शिक्षा का जो विभाग होगा वो कुलपति ही देखेगा और विश्वविद्यालय के कार्यपालकों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। यानी कि जो प्रोफेसर हैं या फिर छोटे से लेके बड़े तक जो भी हैं वो सब कुछ कुलपति देखने वाला है, उसके कंट्रोल में सारी चीज़ें होगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय में छोटे से लेके बड़े तक सब कुछ कुलपति ही देखेगा। ये आपको मेन जो है क्वेश्चन का वो होगा। इसके बाद हम जो है आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं है, बस यही हैं चीज़ें। अब अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो आता है कि प्रतिकुलपति की नियुक्ति कौन करता है और इसका क्या सेवा होती है इसमें, ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। हाँ, तो आइए देखते हैं। प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के निबंधों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। यानी कि कुलपति से छोटा होता है और यह वो करेगा जो कुलपति आदेश देगा। यानी कि प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे संबंधों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी जानना आपको जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा और ये क्या कार्य करेंगे। दोस्तों ये जितने भी हैं ये सब में से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको सबको जानना अति आवश्यक है। संकायों के संकायाध्यक्ष
क्या करते हैं, ये देखते हैं। प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। यानी कि यह कुलपति के नीचे आता है और संकायों यानी कि जो छोटे छोटे संकाय बनाए जाते हैं वो उनकी अलग अलग जो है उनमें अधिकारी रखे जाते हैं और उसमें जो है उसको देख रेख के लिए, उसमें कार्य करने के लिए अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कुलपति अपने देख रेख में करता है। तो आइए जानते हैं कि फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कुल सचिव की नियुक्ति कैसी होती है और इसका क्या कार्यकाल रहता है, यह कैसे कार्य करता है, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कुल सचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी सेवा से ऐसे निबंधों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित हो। यानी कि जो भी एक्ट है उसके तहत ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों अब ये हम आगे जो है नहीं चलते हैं। अब इनको नया वित्त अधिकारी, अन्य अधिकारी और सबकी नियुक्ति इसी प्रकार से की गई है जैसे कि आपने आगे पढ़ा। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी को ध्यान में देना है। अब आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब विश्वविद्यालय के प्राधिकारी भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे। नंबर 1 सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय बोर्ड, वित्त समिति और ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय का बोर्ड, वित्त समिति और ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वो क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी पूछे जा सकते हैं कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी कौन कौन से हैं या कौन से हैं। 4 क्वेश्चन दे दिया, 4 वो दे दिया जाएगा, उसमें से एक ये होगा। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 सभा, नंबर 2 कार्य परिषद, नंबर 3 विद्या परिषद, नंबर 4 संकाय बोर्ड, नंबर 5 विद्या समिति और ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाते हैं। दोस्तों ये आपको एक बार देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ढंग से जो है ध्यान से इसको आप देखें। उसके बाद आगे चलते हैं कि थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि सभा क्या होती है। सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाती है या जाएगी। ठीक है, उसे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना। ये सब सभा के अंदर में ही होगा। नंबर 2 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, ये सब सभा के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की लेखाओं की लेखा किस पर डिपेंड करती है या किस अधिनियम के तहत है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक बार याद रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान में अपने रखिएगा कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट
और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नंबर गा चलते हैं कि कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बावत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए। और ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों आ सकता है, मेन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कुलाध्यक्ष को ऐसे मामलों की बावत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए। यानी कि अगर कुलाध्यक्ष को किसी भी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो वह सभा के अधिनियमों के अंतर्गत जितने भी अधिकारी होंगे उनसे लेगा। ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। ऐसे सभी नियमों का पालन भी करता है ये सभा जो कि अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि कार्य परिषद। कार्य परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक किसे कहते हैं या कौन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि कार्य परिषद ही जो है कार्यपालक है, प्रधान कार्यपालक है विश्वविद्यालय का। कार्य परिषद ही प्रधान कार्यपालक है, कार्यपालक निकाय होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। कार्य परिषद का गठन उसके सदस्यों की पदाविधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विद्या परिषद जो इसके विद्या परिषद हैं वो उसमें भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है कि विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रहेगी। यानी कि जो ये विद्या परिषद है, विद्या परिषद जो गठन किया जाता है, विद्या परिषद के अंतर्गत बहुत सारे जो है अधिकारी आते हैं। तो जो विद्या परिषद का गठन किया जाता है दोस्तों, उसका मेन जो होता है उसका कार्य मतलब कि कार्य करने की जो चीज़ें होती हैं वो शैक्षणिक निकाय यानी विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होती है। जो विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत जितने भी शैक्षणिक निकाय हैं उसी विद्या परिषद के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब ये है, ये आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्या परिषद का क्या कार्य रहता है, यानी किस लिए इसको बनाया जाता है, किस लिए इसका गठन किया जाता है। ये कई सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो इस पर आप अगर कुछ भी आता है तो आप लगाएंगे कि विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय है। ठीक है, ये जो है इस अधिनियम परिनियमों और अध्यादेशों के उपसंबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी। समझ गए दोस्तों। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं कि विद्या परिषद का गठन उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। ये भी आपका है कि इसका जो है कि विद्या परिषद का गठन कैसे होता है या भी जो है कौन करता है। ये तो ईजी क्वेश्चन भी है आपका
ये भी आपको देखना जरूरी है कि विद्या परिषद का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि वित्त समिति, जो वित्त समिति है इसका गठन क्या है, क्यों है और किस तरह है, ये भी आप देखिए। वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा किए जाएंगे। जो वित्त समिति है उसी की शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा किए जाएंगे। जो वित्त समिति है उसी के परिनियमों द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो ये मैंने खोज के निकाला हुआ है सिर्फ आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि किस तरह आपके क्वेश्चन आपको आएँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलें, क्योंकि ये सारे जो ये है ये आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों। इसलिए ध्यान से ये देखना अति अनिवार्य है, आप ज़रूर देखें। उसके बाद आगे चलते हैं कि अन्य अधिकारी की जो है मतलब कि गठन होता है वो उसका क्या कार्य रहता है और कैसे होता है, ये भी देखना है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की गठन कौन करता है, कैसे होता है, या फिर इसका कार्यकाल क्या रहता है। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, अन्य अधिकारी संकायों के बोर्डों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं। गठन उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी। एक बार दोस्तों इसको फिर से आप देख लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि संकायों के बोर्डों और ऐसे अधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय की प्राधिकारी घोषित किए जाएं। गठन उनकी शक्तियों और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उस इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको भी जानना जरूरी है। आगे चलते हैं संकाय और विभाग। विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित हैं, यानी कि प्रत्येक संकाय में से ऐसे विभाग होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित हैं, और प्रत्येक विभाग में अध्यापन के ऐसे विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा अनुदेशित किए जाएंगे। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है। और उसके बाद आगे चलते हैं परिनियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के संबंधों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी का हिंदी विषयों के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं एक लाइन। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य निकायों का जो समय समय पर गठित किए जाएं। गठन उनकी शक्तियां और कृत्य होंगे। उक्त प्राधिकारियों और नियमों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की शक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय उनके लिए उपलब्ध कराना आवश्यक या वांछनीय होगा। दोस्तों ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, अब जानने की सभी चीज़ें हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको समझना अति अनिवार्य है कि लेखा और लेखा परीक्षा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन पत्र कार्य परिषद के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें हम वह निमित्त
प्राधिकृत करें। प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और 15 माह से अनधिक माह से अधिक अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं कि वार्षिक लेखाओं की लेखाओं की एक प्रति कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि जो भी यहाँ भर्तियाँ होंगी, जो भी कुछ भी होगा, ये किसके पास जाएगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि पहले इसके जो भी होगा उसके बाद जो है कुलाध्यक्ष को भेजेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार को एक बार भेजा जाएगा। यही सब जो है होगा। ये ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाने रहिएगा तो मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाए तो आप थोड़ा सा दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि विवरणों आदि का दिया जाना, यानी कि इसमें यह भी है कि कितने की जो है जो भी होंगे उनको जो है केंद्र सरकार को जो है विवरण दिया जाएगा। ये भी जाने रहिए। अब इसमें से मेन महत्वपूर्ण आपका कोई जो प्रश्न आ सकता है, इसके लिए मैं आपको ये कर रहा था कि जो है ये कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ये क्योंकि आप जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं वो कर्मचारी ही है, तो उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं। जानते हैं क्या क्या है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी। दोस्तों ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के तहत अधिनियम हैं, उन्हीं से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उन्हीं जब वो उसी से शर्त जो बनाई गई थी वही जो है आपको इसमें दिया गया है। हाँ, तो ये देखते हैं कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें। विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, विश्वविद्यालय के पास किया जाएगा, और जो है और क्या है कि जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी। जो यानी कि जो नियुक्ति पत्र होगा एक विश्वविद्यालय के पास रखा जाएगा और एक कर्मचारी को दे दिया जाएगा। बाकी जो है जो बता रहे हैं कि संविदा के हिसाब से रखा जाएगा। दूसरी चीज़ है, दूसरा नंबर है कि विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर मध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिनिकरण होगा। तीसरा नंबर हम पढ़ लेते हैं कि अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चय मामलों के संबंध में कोई वाद विवाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा। ये आपको पहले से ही स्पष्ट करा दिया जा रहा है, क्योंकि जो अधिनियम में है वे इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा चलते हैं छात्रों के विरुद्ध अनुशासनहीनक मामलों में अपील और मध्यस्थम की प्रक्रिया क्या होगी। इसके बारे में इससे क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो सभा आयोजित की जाती है, यानी जो सभा का गठन होता है, उसमें कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं जो कार्य करते हैं, और किनको मिलाकर एक सभा गठित की जाती है। जो सभा सब चीज़ में इन्वॉल्व होती है। सभा के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता है। अगर कुछ भी निर्णय लेना है तो वो सभा ही लेती है।
दोस्तों ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कि सभा निम्नलिखित सदस्यों में मिलाकर बनेगी, अर्थात पदेन सदस्य। नंबर 1 होगा कुलपति, नंबर 1 होगा कुलाधिपति, नंबर 2 होगा कुलपति, नंबर 3 है प्रतिकुलपति यदि कोई हो तो। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर है तो उस सदस्य का भाग होगा। कुलपति, प्रतिकुलपति और संकाध्यक्षों से भिन्न कार्य परिषद के मुख्य सदस्य, ये भी है दोस्तों। उसके बाद संकायों के अध्यक्ष होंगे, वित्त अधिकारी होंगे और अनुसंधान और विकास संकाध्यक्ष यदि वह इस उपखंड के लिए संबंधित अध्यक्ष हैं तो होंगे। किसी अन्य सदस्यों के अधीन सदस्य नहीं है। यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं हम, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं से अगर हमको डाउट्स लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एक बार पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप वो मुझे मैसेज करके बताएं ताकि मैं उसमें कुछ सुधार करूं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर लेके आऊं। तो फिर से पढ़ते हैं कि की सभा निम्नलिखित सदस्यों में मिलकर बनेगी, यानी कि इन लोगों को मिलाकर ही एक सभा का गठन होगा। इस सभा में कौन कौन आते हैं? कुलाधिपति, नंबर 2 आते हैं कुलपति, नंबर 3 आते हैं प्रतिकुलपति यदि कोई हो तो। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिकुलपति अगर यदि हो तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक सभा में सदस्यों की संख्या इतनी है? अगर प्रतिकुलपति के बिना ये सदस्य जो है बनाए जा सकते हैं या सभा का गठन हो सकता है, तो ये आपको देखना होगा क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आता है कुलपति, प्रतिकुलपति और संकायाध्यक्षों से भिन्न कार्य परिषद के सदस्य, ये भी ध्यान देने वाली बात दोस्तों। उसके बाद संकायों के अध्यक्ष, यानी जितने भी संकाय के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें गठित होंगे। वित्त अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे सभा में। अनुसंधान और विकास संकाय अध्यक्ष यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं है तो। अगर इसमें नहीं है तो वो भी शामिल होंगे, अगर हैं तो शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद चलते हैं महाविद्यालय विकास संकाय अध्यक्ष यदि वह इस उपखंड के किसी अन्य उपखंड के अधीन सदस्य नहीं है तो। यानी कि अगर महाविद्यालय विकास संकाय संकाय के अध्यक्ष हैं और किसी अन्य यानी कि सभा के वो अध्यक्ष नहीं हैं, किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, तब उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं शामिल किया जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको देखना होगा ध्यान से, ये भी और ये भी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अनुसंधान और विकास संकाय अध्यक्ष और महाविद्यालय विकास संकाय अध्यक्ष, इन दोनों को तभी शामिल किया जाएगा यदि ये किसी और चीज़ के सदस्य नहीं हैं तो, किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं तो। अगर वो किसी और चीज़ के संगठन के सदस्य हैं तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पुस्तकालयाध्यक्ष, यानी जो पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं उनको भी लिया जाएगा। ऐसे विषयों के अध्यक्ष विश्वविद्यालय संस्थानों के निर्देशक, घटक संस्थानों के निर्देशक और केंद्रों के अध्यक्ष जो किसी विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित नहीं हैं क्योंकि वे इस उपखंड के किसी अन्य उपबंध के अधीन सदस्य नहीं हैं और
कहने का मतलब है कि ऐसे विषयों के अध्यक्ष यानी कि जो विषय संबंधी अध्यक्ष बनाए, जैसे कि हिंदी विषय के अध्यक्ष हैं या फिर संस्कृत के हैं या फिर तमाम ऐसे चीज़ें हैं, उनके अगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अगर वो किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी संगठन के अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर पे चलते हैं। घटक महाविद्यालयों के 2 प्रधानाचार्य जिनका प्रधानाचार्य के रूप में मूल सेवा की अवधि के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। घटक महाविद्यालयों के 2 प्राचार्य, घटक महाविद्यालयों के यानी जो उनकी शाखाएं हैं उसमें अगर महाविद्यालय जो है शाखाएं हैं, उनके जो प्राचार्य हैं उनको उनके रूप में मूल सेवा की अवधि के क्रम में चक्रानुक्रम से चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। शैक्षणिक कर्मचारी वृंद के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों ये सब थे। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आगे फिर चलेंगे, हम देखेंगे कि क्या है